Hello, guys. My name is Dharmendra Panjwani, and we were doing financial statements of companies for class 12th. इसमें हम पढ़ रहे थे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं कंपनीज का, और हमने हमारी लास्ट क्लास में बैलेंस शीट के फॉर्मेट के हमने पढ़ा था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का सबसे पहला पार्ट विच इज शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर्स फंड्स में हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और मैंने आपको बताया था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। बट हाँ, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो वो हम पढ़ने नहीं वाले। ठीक है, वो हम पढ़ने नहीं वाले। आइए अब हम इसके आगे से प्रोसीड करते हैं। जो सेकंड आता है इसमें वो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब देखो, ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट आपके कोर्स में है नहीं। इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट जो है वो आपके कोर्स में है नहीं। बट हाँ, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी है। और इसका ट्रीटमेंट ऑल दो कोर्स में नहीं है, बट इसका एक एक्सप्लेनेशन जरूर आपको शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आ जाओ, देखो, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे आप लो कि मेरी जो कंपनी है, यानी आई वुड नॉट से कि मेरी, आई वुड से अपनी जो कंपनी है डीपी लिमिटेड है। ठीक है, इशूड 3000 शेयर्स पेबल ₹3 एज एप्लीकेशन। मतलब डीपी लिमिटेड ने क्या किया, 3000 शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, डीपी लिमिटेड ने 3000 शेयर्स इशू करे हैं, और 3000 शेयर्स जो इशू करें उसमें ₹3 जो है एप्लीकेशन से पर शेयर मंगवाए हैं पब्लिक में से। ठीक है, यानी पब्लिक को बोला है कि आपको शेयर्स खरीदने तो मुझे ₹3 पर शेयर एज एन एप्लीकेशन अमाउंट दो। ₹3 पर शेयर एज एन एप्लीकेशन अमाउंट मुझे दो। ठीक है, अब देखो, इशू तो मैंने 3000 के लिए बोला, बट मुझे एप्लीकेशन के लिए हो सकता है ना ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाए। आई बात समझ में? मान लो मैंने 3000 इशू 3000 किए, पर मेरे को एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि आपने एक जॉब, मान लो आपने सुना होगा कि एक कंपनी है, कंपनी में एक ही जॉब की पोस्ट है, और उस जॉब की पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स आ गए, मान लो 40 कैंडिडेट्स आ गए, 40 कैंडिडेट्स आ गए, है ना। सेम इसमें ही होता है, सेम इसमें भी होता है। देखो, 3000 मैंने शेयर्स इशू करने का बोला, मैंने शेयर्स बोले कि मैं 3000 शेयर्स इशू करूंगा। ठीक है, मुझे उस 3000 शेयर्स के बदले, मुझे, मैंने 3000 शेयर्स बोले कि मुझे 3000 शेयर्स इशू करने, और मैं कितने मांग रहा हूँ, ₹3 पर शेयर मांग रहा हूँ। ठीक है, ₹3 पर शेयर मांग रहा हूँ। अब देखो, मैं ₹3 पर शेयर मांग रहा हूँ ऑल दो, मैं ₹3 पर शेयर मांग रहा हूँ ऑल दो, बट एक बात सोचो कि हो सकता है मुझे ₹3 पर शेयर यानी 9000 से ज्यादा पैसा मिल जाए, यानी कि रिसीव्ड ₹12,000। ठीक है, रिसीव्ड ₹12,000, यहाँ पे मैं 3000 इंटू थ्री 9000 कर देता हूँ। देखो, ₹9000 मैंने मंगवाए थे पब्लिक से, बट मुझे कितने मिल गए, ₹10,000 मिल गए। कितने मिल गए मुझे, ₹10,000 मिल गए। अब देखो, मुझे ₹9000 चाहिए थे, मुझे मिल गए 12,000। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ₹12,000 जो मुझे मिले, ₹12,000 जो मुझे मिले, उनमें से मुझे कितनों को देने पड़ेंगे शेयर्स,
9,000 रुपीज़ वालों को शेयर्स देने पड़ेंगे। बट जो बाकी बचे हुए 3,000 वाले हैं, जो बाकी बचे हुए 3,000 वाले हैं, वो क्या करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, रिफंड दे देंगे। उनको क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो 12,000 रुपीज है, ये किस अकाउंट में जाते हैं, ये जाते हैं कैपिटल में जाने से पहले या रिफंड होने से पहले ये जाते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी हमें शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला और इसका अलॉटमेंट क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, इसका अलॉटमेंट क्या है, पेंडिंग है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आ जाओ, नेक्स्ट हम आते हैं हमारी हेडिंग पे, विच इज, ये हमारा सेकंड हो गया ना, तो हम आते हैं थर्ड पे। ठीक है, विच इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, विच इज व्हाट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ना आपको पता होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अब देखो, एक बार अपन नॉन करंट लाइबिलिटीज, आई थिंक आपको पता होगा क्या होता है, बट मैं हाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसी लाइबिलिटीज जिनको अपन 12 मंथ से ज़्यादा के पीरियड में हमें चुकाना होता है। जैसे कि हमने बैंक का लोन लिया, जनरली जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो 1-2 महीने का नहीं होता। ठीक है, मान लो हमने कोई अच्छा खासा 5-10-20 साल का लोन लिया, ठीक है, 20 साल का लोन लिया, तो वो क्या होता है, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। अब इसमें क्या क्या आता है वो मैं लिख लेता हूँ। ये देखो, सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर क्या आता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये किस में आता है, नेट में आता है, ये मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वैसे हाँ, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज और डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी होता है, पर ये किसी काम का नहीं होता। ये आपके आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं एक्चुअली, तो इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, फिर हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, ये हमने लिख लिया। आ जाओ, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, क्या होती है नॉन करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज विच आर जनरली पेड मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, या फिर लायबिलिटीज दैट आर नॉट करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो करंट लायबिलिटीज नहीं होती। और करंट लायबिलिटीज क्या होती है, जो विद इन 12 मंथ्स के अंदर हम पे कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल। आ जाओ, अब देखो, इसके नेक्स्ट हमारा क्या आता है। इसके नेक्स्ट हमने पढ़ा था, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, हमने इसमें पढ़ा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ना आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होता है। ऐसी बोरोइंग्स जो हम लॉन्ग टर्म के नेचर में करते हैं। ठीक है, ऐसी बोरोइंग्स जो हम लॉन्ग टर्म्स के नेचर में करते हैं। लॉन्ग टर्म सर कितने लॉन्ग टर्म्स, जनरली मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, जनरली मोर देन 12 मंथ्स। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें क्या क्या आ सकता है, ये देखो,
जनरली borrowings borrowings when they are payable by the company after 12 months by the company after 12 months। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन लिख लो या फिर कुछ मत लिखो, ऐसे ही समझ जाओगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इट शैल बी शोन अंडर द फॉलोइंग हेड्स, यानी इसमें और कौन कौन से हेड्स आते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इज बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। ठीक है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है जो हम पब्लिक से करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स जो हमने लोन लिए चाहे वो बैंक से लिए हों, ठीक है, या फिर किसी और पार्टी से लिए हों, बैंक्स अदर पार्टीज। ठीक है, बैंक से लिए हों या अदर पार्टी से लिए हों। उसके बाद और क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी हमने डिपॉजिट्स लिए किससे, पब्लिक से। डिपॉजिट्स में क्या होता है कि पब्लिक क्या करती है, हम पब्लिक को बोलते हैं कि हम एक आपको डिपॉजिटरी रिसीट देंगे और आप अपना पैसा हमारे पास डिपॉजिट जमा कराओ, और हम उस डिपॉजिट पे क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इसमें और कुछ नहीं आता। अच्छा अब देखो, अ, जो थोड़ा बहुत पार्ट होता है यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या होता है कि देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ठीक है, मैंने क्या लिया, लोन लिया, किससे लिया, बैंक, लोन लिया किससे, बैंक से लिया। ठीक है, किससे लिया, बैंक से लोन लिया। अब बैंक को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पे इंटरेस्ट। अब लोन फ्रॉम बैंक है वो तो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। पर जो मैंने इंटरेस्ट लिया है वो क्या, वो किस में आएगा, वो आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में ही तो आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट तो साल भर के अंदर ही पे करना है ना, मुझे इंटरेस्ट क्या करना है, साल भर के अंदर ही पे करना है, तो इंटरेस्ट जो उसका रिमेनिंग है वो किस में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। ठीक है, अगर वो विद इन 12 मंथ्स के अंदर पे कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पता हो किस कोई नोन हो जिसने लोन ले रखा है बैंक से, तो उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है मंथली। ठीक है, उसको मंथली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मंथली मतलब हर मंथ पे करेगा, विच इज विद इन 12 मंथ्स। अगर 12 मंथ्स पे कर रहा है तो वो किस में आएगा, करंट लाइबिलिटीज में आएगा। ठीक है, आई बात समझ में, यह हमारा होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद अपन आते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। ठीक है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। अब देखो, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला, बस मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, चाहे तो उसको इग्नोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो आपका प्रॉफिट निकलता है ना बुक का, उसको हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट। ठीक है, बट इनकम टैक्स क्या करता है, इनकम टैक्स के अलग रूल्स हैं। तो इनकम टैक्स क्या करता है, अपने हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, क्या करता है, अपने हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। ठीक है, अपने हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। इनकम टैक्स के हिसाब से हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा हो तो ज़्यादा पे क्या लगेगा, ज़्यादा टैक्स लगेगा, और इस पे क्या लगेगा, लेस टैक्स लगेगा। ठीक है, तो जो दोनों का डिफरेंस होता है ना, दोनों का डिफरेंस होता है, इसका मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, वैसे आपके काम का नहीं है बट देख लो, ज्ञानी बात है थोड़ी। जैसे कि एक असेट है, ठीक है, मशीनरी ए, ठीक है, इन बुक्स
डेप्रीसिएशन रेट इज 10%। ठीक है, जब इनकम टैक्स में कितनी रेट है, इनकम टैक्स में दे रखी है इनकम टैक्स डेप्रीसिएशन रेट इज 25%। आई मेरी बात, रेट क्या है, 25% है। अब देखो प्रॉफिट मान लो कितना है, 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मान लो। मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, बाकी कर लो इग्नोर, बस ऐसे ही 5 मिनट में इसको समझा देता हूँ, है ना। मान लो आपकी मशीनरी है 50,000 की, ठीक है, प्रॉफिट आपका 1 लाख है। अब किस पे टैक्स निकलता है, प्रॉफिट पे टैक्स निकलता है, ठीक है। आपने बुक के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट किया, आपने बुक के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ठीक है। तो उसमें से क्या करोगे, डेप्रीसिएशन बुक के हिसाब से ही काटोगे। डेप्रीसिएशन कितना बनेगा, 10% लगेगा 50,000 का, यानी 5,000 डेप्रीसिएशन। तो आपका कितना आ गया, 95,000 बुक प्रॉफिट आ गया। कैसे, 1 लाख में से आप माइनस कर दोगे 5,000, ठीक है। 5,000 कैसे निकला, 50,000 का 10%। आई बात समझ। अब देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इनकम टैक्स प्रॉफिट आया, इनकम टैक्स प्रॉफिट आया। कितना प्रॉफिट आएगा भाई, 50,000 पे 50,000 पे कितना लगेगा टैक्स, 25% टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, 25% टैक्स लगेगा। 25% कितना होता है, ये होता है 12,500। और 12,500 को अगर हम माइनस करेंगे 1 लाख में से, कितना आएगा, 87,500। 1 लाख माइनस 12,500, ये 12,500 कैसे आया, 50,000 इंटू 25%। अब देखो टैक्स लगेगा 87,500 पे, ठीक है। टैक्स यानी कम पे लग रहा है। अब आप खुद ही सोचो, अब आप खुद ही सोचो, ठीक है। ऐसे अगर टैक्स लगता रहा, ऐसे अगर टैक्स लगता रहा, तो मशीन की वैल्यू, क्योंकि ज़्यादा डेप्रीसिएशन किस में, इनकम टैक्स में, तो मशीन की वैल्यू जल्दी ज़ीरो हो जाएगी। जब मशीन की वैल्यू जल्दी ज़ीरो हो जाएगी, तो जिस ईयर में ज़ीरो होगी, उस ईयर में क्या होगा, उस ईयर में क्या होगा, प्रॉफिट्स आपके, उस प्रॉफिट्स में से डेप्रीसिएशन लेस नहीं होगा, ठीक है। जब डेप्रीसिएशन लेस नहीं होगा तो क्या होगा, मोर टैक्स। जब डेप्रीसिएशन प्रॉफिट में से लेस नहीं होगा तो ज्यादा टैक्स निकलेगा, ठीक है। तो इसी चीज को कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि मैंने जो अपनी टैक्स की लायबिलिटी है ना, वो डेफर कर दी। डेफर मतलब आगे शिफ्ट कर दी, मैंने अपनी लायबिलिटी आगे शिफ्ट कर दी। ये मैं लायबिलिटी तो आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं ज्यादा लायबिलिटी आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइबिलिटी आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। वहीं पे अगर इसका उल्टा केस होता, अगर इसका उल्टा केस होता, यानी मैं अभी ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ और बाद में नहीं करूंगा पे, ठीक है, तो उसको डेफर्ड टैक्स एसेट बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, आपके जो बैलेंस शीट में या तो डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा, हमेशा ये नेट में दिखेगा। नेट मतलब दोनों का नेट, या तो एसेट दिखेगा या लाइबिलिटी दिखेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर ही था ना, हाँ अदर ही था। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे आ जाता है। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं। अब देखो, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी वैसे आपका किसी कुछ होता नहीं है इसमें, बस जो हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में नहीं डालते उसके अलावा जो चीजें आती हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मान लो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी हम जब रिडेम्पशन करेंगे उसमें हम प्रीमियम पे करेंगे। कैसे, प्रीमियम का मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, मैंने 120 में उसको रिडीम कर लिया, 120 पब्लिक को दी और वापस मेरा डिबेंचर ले लिया, ठीक है। तो 20 रुपए क्या है, मेरा प्रीमियम है। अब मुझे पता है मुझे प्रीमियम पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, लाइबिलिटी क्रिएट करके रखूंगा ना। अगर मुझे रिडेम्पशन करना है तो मेरे पास क्या है, लाइबिलिटी है वो, तो मैं प्रीमियम की क्या करूंगा, लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा। सिमिलरली
सेम आएगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, यही लिख लेता हूँ, शेयर्स। ठीक है, आई बात समझ में? आ जाओ, ये भी हो गया। अब आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होता है? ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बनाए जाते हैं। जैसे कि बेड डेट्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं क्या? नहीं सर, बेड डेट्स वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। ठीक है, बट हाँ, एम्प्लॉय के किसी बेनिफिट के लिए मैंने प्रोविजन बनाया तो वो लॉन्ग टर्म होगा? हाँ होगा ना, एम्प्लॉय थोड़ा ना एक साल में छोड़ के चला जाता है। मैं एम्प्लॉय की ग्रेचुटी के लिए कोई बोनस प्रोविजन बनाया तो क्या वो लॉन्ग टर्म होगा? हाँ, वो भी लॉन्ग टर्म होगा। एम्प्लॉय की कोई अर्न लीव के लिए मैंने कोई प्रोविजन बनाया तो क्या वो लॉन्ग टर्म होगा? हाँ। मैंने कोई वारंटी वगैरह के लिए प्रोविजन बनाया तो क्या वो लॉन्ग टर्म होगा? हाँ। जनरली आप कुछ खरीदते हो, वारंटी कितनी होती है? 1-2 साल की वारंटी आपको मिलती है, तो वो क्या होता है? मोर देन 12 मंथ्स होता है। तो कंपनी क्या करती है? तो जब प्रोडक्ट बेचती है तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या क्रिएट करती है? प्रोविजन। कि हो सकता है कि ये प्रोडक्ट खराब हो जाए और हमें क्या पे करना पड़े? रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़े। तो वो रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस के नाम से क्या बनाती है? वो बनाती है प्रोविजंस फॉर वारंटीज और क्लेम्स। तो हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, ऐसा कोई बेनिफिट जो कंपनी ने बोला है कि वो एम्प्लॉय को देगा जब एम्प्लॉय उसकी फर्म छोड़ के जाएगा। तो एम्प्लॉय जनरली साल भर के अंदर छोड़ के नहीं जाते हैं। जब साल भर के अंदर छोड़ के जाएंगे तो उनके लिए जो प्रोविजंस बनते हैं वो करंट नेचर के होते हैं। पर ये जो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, नॉन करंट नेचर के होते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय 20 साल के बाद अगर जाएगा रिटायर होके, तो उसके लिए जो प्रोविजन बनेंगे उसके बेनिफिट के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएंगे। वही प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी भी किसको मिलती है? एम्प्लॉय को मिलती है। और प्रोविजन फॉर लीव बेनिफिट, या फिर अर्नड लीव लिख लेता हूँ। अर्नड लीव मतलब, देखो, कंपनी ने बोला एम्प्लॉय को कि तेरे को एक साल में कितनी मिलेगी? 30 लीव्स मिलेगी। ठीक है, 30 लीव्स मिलेगी। और जितनी लीव्स, अगर मान ले तूने कम लीव्स ली, तो तेरी जितनी लीव्स बची हुई होंगी ना, वो हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय टुक कितनी? 25 लीव्स। तो बची कितनी? 5 लीव्स। तो 5 लीव्स किस में ऐड हो जाएंगी? नेक्स्ट ईयर की 30 लीव्स में ऐड हो जाएंगी। अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ईयर। आई बात समझ में? हाँ सर। आ जाओ, उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट। मैंने आपको क्या बताया था? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स एक्सेट्रा। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स एक्सेट्रा, है ना? वारंटी क्लेम्स का मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ हमारा ये एक और हेड खत्म होता है, विच इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। हमारा नेक्स्ट हेड होगा करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।